वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के एपिसोड का ये सेगमेंट। तो ग्लोबल इकोनॉमी में आज कोई न्यूज नहीं है। उसका रीजन ये था कि कोई वर्थवाइल न्यूज मुझे नहीं लगी जो आज के इस सेगमेंट में हम जिसे इंक्लूड कर सकें। वीकेंड पर एनीवे न्यूज का थोड़ा सा फ्लो कम ही रहता है, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक वाइज अपडेट न्यूज। तो इंडियन इकोनॉमी से हम पहली न्यूज की शुरुआत आज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली न्यूज ये है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के कुछ नंबर्स सामने आए हैं जो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक स्टेटमेंट में जारी किए थे। सो डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है दैट हैज रीच्ड 80% ऑफ द रिवाइज्ड FY24 टारगेट, यानी जो रिसेंटली जो रिवाइज हुआ था टारगेट फॉर FY24 कलेक्शंस, उसका 80% ऑलरेडी हो चुका है एट 15.60 लाख करोड़। सो प्रोविजनल नंबर्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जो है उसमें ऑलरेडी एक काफी स्टेडी ग्रोथ दिखती हुई नजर आ रही है, and that is continuing since a few years now. Direct tax collections, now these are the numbers up to 10th of February 2024. इन फिगर्स के हिसाब से ये दिख रहा है कि जो ग्रॉस कलेक्शंस है वो 18.38 लाख करोड़ आए हैं, जो 17.3% हायर है than the gross collections of the corresponding period in the previous year. So quite good growth can be seen here. Gross collections फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स दोनों में ही काफी स्टेडी ग्रोथ दिखी, लेकिन बेटर ग्रोथ वाज सीन इन द पर्सनल इनकम टैक्स। जो सीआईटी यानी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की जो ग्रोथ रही दैट वाज एट 9.16%, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ 25.67% की नजर आई। सो समथिंग दैट इज कंटिन्यूइंग सिंस अ फ्यू मंथ्स नाउ कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस along with GST collections also they are seeming quite well for the Indian economy. अगली न्यूज है, दिस इज एक्चुअली एन ओपिनियन फ्रॉम द चीफ इकोनॉमिस्ट एट यस बैंक। तो उनका ये कहना है कि आरबीआई को जब चांस मिलेगा रेट कट का, दैट ही एक्सपेक्ट्स दैट इट माइट कम इन अगस्त पॉलिसी, बट कुछ रिस्क की वजह से शायद ये डिले इसके ऊपर भी आ सकता है। बट इफ ऑल दोज रिस्क्स आर टेकन केयर ऑफ, दे एक्सपेक्ट दैट अराउंड अगस्त के आसपास आरबीआई को पहला चांस मिल सकता है टू कट द रेट्स। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा इस पर सारी दुनिया की नजर सबसे ज्यादा होगी। जनरली यही देखा गया है कि जब भी फेडरल रिजर्व पहला स्टांस लेता है उसी के बाद सारे वर्ल्ड इकोनॉमी के जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है वो उस तरफ डायरेक्शंस लेते हैं। लेकिन यस बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि जो ग्रोथ रही है इंडिया की इकोनॉमी की वो 7% से हायर रही है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स नाउ टिल FY24। एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है कि जो आरबीआई के एस्टिमेट्स है उनके हिसाब से कि ये 7% से बेटर ही ग्रोथ रहने वाली है। तो असेसमेंट अगर हम देखें ग्रोथ साइकिल का, तो गवर्नमेंट ने जो कैपेसिटी बिल्डअप करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड रिकवरी इन प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल, तो ग्रोथ हायर साइड पर रहेगी ऐसा जनरली मानना यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि जो रिस्क उन्होंने ये बोली है वो इसकी है कि फूड प्राइसेस में वोलेटिलिटी एक क्रिटिकल रिस्क हो सकती है आरबीआई के लिए। एंड अगस्त में अगर पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि तब शायद रेट कट पर कुछ डिसीजन लेने हैं, तो तब तक मॉनसून रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर्स जो है उसके बारे में भी आरबीआई के पास डेटा आने लगेगा। एंड ये अर्ली मॉनसून ट्रेंड्स जब आरबीआई को पता चलेंगे देन दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड अबाउट द रेट कट्स। एंड बस बात यही है कि वेजिटेबल रिलेटेड प्राइसेस में कोई शॉक अगर नहीं आया तो maybe RBI can think of a rate cut at that point of time. The next news is about India's hospitality sector. तो Q3 was actually a very good quarter for the hospitality sector, जहां पर hotels, airlines से लेके सारे जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेगमेंट्स है उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया। इनफैक्ट एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंडिया में 15.8% ग्रो हुआ इन द दिसंबर क्वार्टर। तो ये काफी बड़ी ग्रोथ दिखी है। दिस इज बेसिकली इन द रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, रेव पार करके एक काफी पॉपुलर मेट्रिक होता है जो होटल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। तो उसमें 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी गई है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। सो रेवपार जो ये टर्मिनोलॉजी है दैट इज बेसिकली एवरेज रूम रेंट जो कोई भी होटल जो कमाता है, दैट अकाउंटेड फॉर द ऑक्यूपेंसी। सो अगर ऑक्यूपेंसी बेटर होगी तो रेवपार बेटर होगा। तो ये जो मेट्रिक है वो काफी अच्छा दिखने लगा है फॉर हॉस्पिटैलिटी कंपनीज इन द दिसंबर क्वार्टर। तो होटल इंडस्ट्री का एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेटर दिखा है।
पिछले कुछ क्वार्टर काफी अच्छे रहे थे। पहले ऐसा माना जा रहा था कि बहुत सारी पेंट अप डिमांड है बिकॉज ऑफ कोविड, पर एक स्ट्रक्चरल इंक्रीज अब नजर आने लगा है। अगर हम बात करें कि ये इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई, तो जेएलएल करके एक एजेंसी है, जैसा कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंसी, ग्लोबल कंपनी है, तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है। उनका ये कहना है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 कैलेंडर ईयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ के कुछ मेजर रीजंस ये थे कि वेडिंग्स काफी ज्यादा थे, सोशल एंड कॉर्पोरेट मीटअप्स, इंसेंटिव्स, तो ये सारी चीजें जो है, लेजर ट्रैवल भी इस महीने में काफी ज्यादा होता है, फेस्टिव सीजन तो होता ही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक काफी बड़ी ग्रोथ तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बेसिकली ये सारी चीजों का बहुत बड़ा फायदा हुआ। ऑक्यूपेंसी रेट्स काफी स्टेबल रहे, जो मेजर 6 मार्केट्स है विद इन द कंट्री विच आर रिलेटेड टू द सिटीज, तो उसमें एक काफी बड़ा सस्टेन्ड कॉर्पोरेट डिमांड भी देखी गई। एंड ऑफ कोर्स इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये सारी चीजों की वजह से भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा दिसंबर के क्वार्टर में हुआ है। अब बढ़ते हैं हम कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स पर, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स की बात होगी जो फ्राइडे एंड सैटरडे को कंपनीज ने अनाउंस किए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के Q3 रिजल्ट्स की। फार्मा बेस्ड कंपनी है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 90% से इंक्रीज हो गया है टू 936 करोड़। तो मेन रीजन ये था कि फार्मा, स्पेसिफिकली औरोबिंदो फार्मा जैसे कंपनीज जो है, वो देवर गोइंग थ्रू अ साइक्लिकल डाउनटर्न लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो लो बेस का भी एक इफेक्ट है, बट एनीवे दीज नंबर्स आर क्वाइट गुड। अगर हम बाकी नंबर्स भी देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इस क्वार्टर में कंपनी का 7,351 करोड़ का आंकड़ा आया है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 15% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का जो एबिटा है उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन कंपनी का इस क्वार्टर में 21.8% रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले साल के सेम क्वार्टर में दिस वाज 14.9%, तो काफी बड़ी जंप यहाँ पर देखी गई है। जो यूएस के फॉर्मुलेशंस का रेवेन्यू है दैट वाज अप बाय 29% टू 45.1 crore US dollars. So this accounted for a very good performance for the company during this quarter. एक और फार्मा कंपनी की बात करेंगे अब, डीवीज लैब्स। Q3 के रिजल्ट्स सैटरडे को डीवीज लैब्स ने अनाउंस किए थे। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का दैट इज अप बाय 17% टू 358 करोड़। रेवेन्यूज आए हैं विच हैव इंक्रीज बाय 9% कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। तो क्लियर है कि मार्जिन में इंक्रीज थोड़ा सा होता हुआ नजर आया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अभी भी अगर हम ओवरऑल बेसिस पर कहें तो एक वीक साइड पर ही है। काफी टाइम से डिवीज लैब्स में ये प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज हमें ये समझने की जरूरत है कि जब कोविड था तब मोलनुपिराविर करके उनका जो एक ड्रग, उसकी वजह से कंपनी को काफी एबनॉर्मल गेन्स भी हुए थे उस समय पर। एंड ऑब्वियसली अगर उन परफॉर्मेंसेस को हम बेंचमार्क करते हैं कंपनी के आगे के परफॉर्मेंसेस पर, तो ये सारे जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से वीक ही नजर आएंगे। एक बेटर रिजल्ट फिर भी कंपनी का दिखा है कंपेयर टू द लास्ट 6 क्वार्टर्स, जहां पर ग्रोथ बहुत ही लीन रही थी, डी ग्रोथ देखी गई थी बहुत सारी चीजों में। तो एक डाउन साइकिल से गुजरने वाली कंपनी है, बट इट इज स्टार्टिंग टू शो सम शूट्स ऑफ रिकवरी हियर। मार्जिन्स अभी भी रिकवर होना बाकी है। इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे कंपनी के वो 26% थे। जस्ट आपको एक कंटेक्स्ट देने के लिए, कुछ साल पहले जब मोलनुपिराविर की वजह से ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी आ रही थी, उस समय के मार्जिन्स 40% से भी ज्यादा हुआ करते थे कंपनी के। तो वहां से एक डाउनटर्न आया है, बट कुछ चीजें अब कंपनी के लिए रिकवर होना शुरू होने लगी। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी का रिजल्ट हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर। हॉस्पिटल बेस्ड कंपनी है, रिसेंटली आईपीओ हुआ था, उन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। तो कंपनी के लिए ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, एज हैज बीन द केस विद सम ऑफ द अदर हॉस्पिटल प्लेयर्स एज वेल। स्पेसिफिकली मैक्स हेल्थकेयर का भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा था इस बार। अगर यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो उनके लिए इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर एबिटा पैट रिपोर्ट किया गया कंपनी के द्वारा। रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 21% टू 167 करोड़। एबिटा भी 29% से इंक्रीज हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो भी 27.8% हो गए। तो दे हैव आल्सो इंक्रीज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑक्यूपेंसी कंपनी के लिए, कंपनी के हॉस्पिटल्स की 52% रही, एंड जो नोएडा का मेन हॉस्पिटल है कंपनी का उसमें ऑक्यूपेंसी 83% रही थी। आरपॉप यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, जो हॉस्पिटल के केसेस में एक काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, तो उसमें भी एक 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आया है, एंड ये नंबर अब हो चुका है 29,300 रुपीज। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ अदर लिस्टेड प्लेयर्स हु आर इन द हॉस्पिटल स्पेस, इनकी जो अफोर्डेबिलिटी है दैट इज मोर एट अ इकोनॉमिक लेवल। जबकि हम मैक्स जैसे कंपनीज के साथ अगर कंपैरिजन करें तो उनका आरपॉप लेवल्स जो है दे आर मोर देन 70,000 रुपीज। सो उसके कंपैरिजन में दिस इज मोर ऑफ अ इकोनॉमिकल सेगमेंट। जो इनका यूजर बेस है वो वैसा यूजर बेस जो है वो कंपनी का ज्यादा रहेगा।
एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट, पीआई इंडस्ट्रीज ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया ऑन फ्राइडे। बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। दीज आर द हाईएस्ट एवर Q3 नंबर्स इन द कंपनीज हिस्ट्री। रेवेन्यू 18% से इंक्रीज हो गया टू 1898 करोड़। ग्रॉस मार्जिन 54% रहे, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 47% हुआ करते थे। तो ये रिजल्ट बेसिकली ज्यादा अच्छा इस वजह से है बिकॉज बाकी सारे जो कंपनीज है इन द केमिकल एंड एग्रोकेमिकल स्पेस, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिमांड स्लो डाउन, प्राइसिंग प्रेशर, इन्वेंट्री मार्कडाउन। तो ऐसे समय पर अगर एक कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट देती है तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ता है। FY24 का जो गाइडेंस है कंपनी ने वो अभी भी मेंटेन रखा है एंड ओवरऑल जो आउटलुक है वो मैनेजमेंट का कहना है कि पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी 2 प्लांट्स भी कमीशन करने वाली है इन द नेक्स्ट 1 ईयर एंड 4 to 5 न्यू प्रोडक्ट्स विल आल्सो बी कमर्शियलाइज्ड एवरी ईयर। तो ओवरऑल इन अ टफ टाइम फॉर द इंडस्ट्री कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे पोस्ट हुए हैं एंड सो दैट विल बी अ वेरी गुड news for the investors in the company of PI Industries. Easy Trip Planners का पेरेंट Ease My Trip का पेरेंट Easy Trip Planners, उन्होंने डिसाइड किया है टू ओपन अ 5-star होटल इन अयोध्या। Easy Trip Planners जो obviously Ease My Trip का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑपरेट करती है, उन्होंने एक अप्रूवल दिया है फॉर अ प्रपोजल टू ओपन अ 5-star होटल इन अयोध्या, जिसके लिए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं ₹100 करोड़। ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी थ्रू जीवानी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी ने अपने BSE फाइलिंग में रिपोर्ट किया है एंड दैट विल बी थ्रू फ्रेश इशुएंस ऑफ इजी ट्रिप प्लानर्स ओन शेयर्स व्हिच विल बी ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। बहुत सारे चीजों के लिए इजी ट्रिप प्लानर्स पिछले 1 महीने से न्यूज में है, जब से लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का भी इशू सामने आया था एंड देन अगेन फॉर अयोध्या। लेकिन जो नंबर्स कंपनी ने दिए हैं Q3 के वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे। रिसेंटली ही रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया था जिसमें एक क्लियर कंक्लूजन देखा गया है कि मार्केट शेयर कंपनी लूज कर रहा है इन द ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग सेगमेंट। बाकी सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ है, लेकिन वो सेगमेंट्स अभी भी काफी छोटे हैं कंपनी के लिए। तो हालांकि ये सारी चीजों की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी इन द लास्ट 1 मंथ, जब उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे। लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे एंड नंबर्स बुरे होने के लिए स्टॉक मार्केट्स don't usually take any mercy. So we'll have to see how the stock market reacts to the results of Ease My Trip as well today. So that was it for today's news. एक फाइनल सेक्शन हमारा बिलीव इट और नॉट सेक्शन। न्यूज वैसे काफी छोटी सी है बट काफी बिल्डरिंग है, काफी अजीब है सुनने में। वी वर्क नाम की जो कंपनी थी, जिन्होंने अपना बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा IPO भी किया which became very popular। वो IPO हालांकि काफी फेल हुआ था क्योंकि लिस्टिंग के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिरने लगा। इतना गिरने लगा कि रिसेंटली कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल किया था बिकॉज they were not able to sustain as a business model। तो इस कंपनी के इस बैंक्रप्सी के स्टेज पर पिछले हफ्ते एक न्यूज ये आई थी कि एडम न्यूमैन करके जो पर्सन थे, जिन्होंने इस कंपनी के बेसिकली फाउंडर थे, उन्होंने कंपनी शुरू की थी। आगे चल के जब उन्होंने बाकी इन्वेस्टर्स बोर्ड पर लाए तो उनकी ऑब्वियसली इक्विटी बहुत कम हो गई एंड एक स्टेज पर जब सारे इन्वेस्टर्स को ये लगा कि कंपनी एडम न्यूमैन अब सही नहीं चला रहे, तब उन्होंने ही डिसाइड किया दैट दे विल रिमूव एडम न्यूमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ WeWork, द कंपनी दैट ही हैड फाउंडेड। एंड ही ऑब्वियसली हैज अ रेपुटेशन फॉर हैविंग अ वेरी एराटिक बिहेवियर, कुछ अजीब बिहेवियर भी वो दिखाते हैं बहुत बार, व्हिच डज नॉट मेक सेंस फॉर बिजनेस पर्पसेस। एंड जिस वजह से इन्वेस्टर्स जो थे, अर्ली इन्वेस्टर्स, दे वर आल्सो क्वाइट स्पूक्ड। तो लास्ट वीक ये न्यूज आई कि एडम न्यूमैन की एक न्यू रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है फ्लो ग्लोबल, उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर WeWork को ही फिर से बाय करने का प्रपोजल रखा है एंड दे हैव आल्सो प्रपोज्ड दैट दे विल प्रोवाइड बैंक्रप्सी फाइनेंसिंग टू कीप द कंपनी अफ्लोट। तो दिस इज लाइक कमिंग अ फुल सर्कल। कंपनी फाउंड की थी, फिर ग्रो की, उनको बहुत सारी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड and now when the company is in bankruptcy again, Adam Newman himself is coming forward to take the stake in the company। क्या इस पर डेवलपमेंट्स होंगे, इट इज स्टिल टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट, बट एक पूरा सर्कल आता हुआ दिखा है इन अ कंपनी which is as popular as WeWork। So I thought that I should share it with you in today's Believe It or Not। So that concludes आज की ताजा खबर का ये एपिसोड। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारा जो चैनल है
यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारी वेबसाइट investyajna.in को जरूर विजिट कीजिएगा, काफी अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात कर सकते हैं टू गेट गाइडेंस ऑन विच प्रोडक्ट्स टू बाय एंड व्हाट आर दोज फीचर्स। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट देखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।